जरा सोचिए, एक देश की स्पेशल फोर्स किसी दूसरे देश में घुसकर वहां के राष्ट्राध्यक्ष को ही उठा ले जाए। सुनने में फिल्मी लगता है ना? पर ठीक यही हुआ था वेनेजुएला ऑपरेशन में। एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे और क्यों। तारीख थी 3 जनवरी 2026। ये वो दिन था जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। मतलब रात के अंधेरे में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने वेनेजुएला के अंदर घुसकर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। तो आइए इस बेहद साहसी और उतने ही विवादित मिशन की एक एक परत को खोलते हैं। अब देखिए, हर बड़े मिलिट्री ऑपरेशन का एक कोड नेम तो होता ही है, और इसका नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये अमेरिकी मिलिट्री की ताकत का एक ऐसा प्रदर्शन था जिसमें किसी भी तरह के शक की कोई जगह ही नहीं छोड़ी गई। ये कोई मामूली मिशन नहीं था, बल्कि इसे 4 बेहद सधे हुए हिस्सों में अंजाम दिया गया। सबसे पहला कदम था साइबर अटैक। अमेरिकी साइबर कमांड ने राजधानी कराकस की बत्तियां गुल कर दीं, पूरा शहर अंधेरे में। दूसरा कदम हवाई हमले। F-35 जैसे 150 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने वेनेजुएला के रशियन मेड एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया। फिर आया तीसरा कदम, जमीनी हमला। अमेरिकी डेल्टा फोर्स के कमांडोज सीधे प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुस गए। और आखिर में चौथा कदम, एक्सट्रैक्शन। निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ा गया और देश से बाहर निकाल लिया गया। और ये सब कुछ ही घंटों के अंदर हो गया। और अब एक ऐसा आंकड़ा जो अमेरिकी नजरिए से इस ऑपरेशन को खास बनाता है। इसमें कितने अमेरिकी सैनिक मारे गए? जवाब है 0। एक भी अमेरिकी सैनिक की जान नहीं गई। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। एक तरफ अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हुआ, तो दूसरी तरफ वेनेजुएला के लिए कहानी बिल्कुल अलग थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 80 से ज्यादा लोग मारे गए। ये थी इस सर्जिकल स्ट्राइक की असली मानवीय कीमत। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर अमेरिका ने इतना बड़ा और खतरनाक कदम उठाया ही क्यों? इसके पीछे का मकसद क्या था? खैर, जवाब 2 चीजों में छिपा है। एक तेल और दूसरा एक नया सिद्धांत। देखिए, कई बार आपको लाइनों के बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं होती। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ साफ कर दिया था। उन्होंने जो कहा, उससे आर्थिक और ऊर्जा से जुड़े इरादों पर कोई शक बाकी ही नहीं रहा। मकसद एकदम क्रिस्टल क्लियर था, वेनेजुएला के विशाल तेल भंडारों पर अमेरिकी कंपनियों का कब्जा करवाना। अब ये इतना लुभावना क्यों था, ये समझने के लिए वेनेजुएला की तेल इकोनॉमी की हालत को देखना होगा। मजे की बात यह है कि ये देश दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक पर बैठा है, लेकिन पिछले 2 दशकों में इसका प्रोडक्शन बुरी तरह से गिर गया है। सोचिए, साल 2000 में जहां रोज 30 लाख बैरल से ज्यादा तेल निकलता था, वहीं आज ये आंकड़ा मुश्किल से 10 लाख बैरल तक पहुंचता है। तो इस गिरावट ने जो खाली जगह बनाई थी, अमेरिका उससे भरने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा था। लेकिन बात सिर्फ तेल की नहीं थी। इस पूरे ऑपरेशन को जायज ठहराने के लिए एक नई फॉरेन पॉलिसी की चादर उड़ाई गई, जिसे कुछ लोग डोनरो डॉक्ट्रिन का नाम दे रहे हैं। ये असल में पुरानी मुनरो डॉक्ट्रिन का ही एक नया, कह सकते हैं ज्यादा आक्रामक रूप है। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अमेरिका अपने रणनीतिक हितों, खासकर तेल जैसे संसाधनों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो जाहिर है, इस ऑपरेशन ने दुनिया भर में एक डिप्लोमैटिक भूचाल ला दिया। तो चलिए देखते हैं कि बाकी दुनिया ने इस पर क्या रिएक्शन दिया। सबसे पहले रूस, जो कि वेनेजुएला का एक बड़ा सहयोगी है, उसने इसकी जोरदार निंदा की। यूएन में उनके प्रतिनिधि ने साफ साफ कहा कि अमेरिका खुद को दुनिया का सुप्रीम जज नहीं समझ सकता जिसे किसी भी देश पर हमला करने का हक हो। ठीक इसी तरह चीन, जिसका वेनेजुएला में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, उसने भी इस कदम को गैर कानूनी और दादागिरी वाला बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि सिर्फ रूस और चीन जैसे देश ही इसकी आलोचना नहीं कर रहे थे। डेनमार्क जैसे अमेरिका के सहयोगी देशों ने भी इस पर चिंता जताई। उनका कहना था कि देखिए, मादुरो के बारे में आपकी जो भी राय हो, लेकिन इस तरह की एक तरफा कार्रवाई एक बहुत खतरनाक मिसाल पेश करती है। तो कुल मिलाकर देखें तो दुनिया इस मुद्दे पर साफ तौर पर बटी हुई थी। एक पाले में रूस और चीन जैसे देश थे जो इसकी खुलकर निंदा कर रहे थे। बीच में फ्रांस और यूके जैसे देश थे जो कह रहे थे कि भाई थोड़ा संयम बरतो, और दूसरे छोर पर अकेला खड़ा था अमेरिका, जो अपने किए को सही ठहरा रहा था। चलिए अब वापस वेनेजुएला लौटते हैं और देखते हैं कि इस ऑपरेशन के बाद वहां जमीन पर क्या हालात हैं। लेकिन पर्दे के पीछे एक और बड़ा सवाल पक रहा था। क्या ये सब एक अंदरूनी साजिश थी?
और इन अफवाहों को हवा मिली उन खबरों से जिनमें कहा गया कि अमेरिकी अधिकारियों और मादुरो की अपनी वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज के बीच खुफिया बातचीत चल रही थी। और हुआ भी यही। मादुरो के पकड़े जाने के फौरन बाद उनकी वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज ने सत्ता संभाल ली। इससे उन अटकलों को और भी जोर मिला कि शायद उन्होंने अमेरिका के साथ डील कर ली हो। एक तरह से इसे मादुरो के बिना माधुरिस्मो कहा गया, मतलब सिस्टम वही, बस चेहरा बदल गया। पर सच तो ये है कि अब जो भी सत्ता में आया है उसे विरासत में एक डूबता हुआ जहाज मिला है। जरा सोचिए, एक इकोनॉमी जो 10 साल में 80% सिकुड़ गई हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह हो चुका है, कई ताकतवर हथियारबंद ग्रुप्स हैं, सेना खुद बंटी हुई और क्रिमिनलाइज्ड है, और देश को दोबारा खड़ा करने के लिए $50 बिलियन से ज्यादा की मदद की जरूरत है। तो ये चुनौती किसी पहाड़ से कम नहीं है। और आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि इस एक ऑपरेशन का पूरी दुनिया के लिए, वर्ल्ड ऑर्डर के लिए क्या मतलब है। कई एक्सपर्ट्स इसकी तुलना 1989 में पनामा पर हुए अमरीकी हमले से कर रहे हैं, जब वहां के तानाशाह नोरिएगा को पकड़ा गया था। लेकिन आज की दुनिया और उस समय की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त चाहे दिखावे के लिए ही सही, इंटरनेशनल नियमों की बात तो होती थी, पर यह ऑपरेशन एक ऐसी दुनिया में हुआ है जिसे कई लोग अब लॉलेस वर्ल्ड यानी कानून विहीन दुनिया कह रहे हैं, जहां इंटरनेशनल कानून की कोई खास अहमियत बची ही नहीं है। और यही बात इस घटना को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। अगर कानूनी और नैतिक नज़रिए से देखें तो ये सीधे सीधे यूएन चार्टर का उल्लंघन है। वो चार्टर जो साफ तौर पर कहता है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश की सीमाओं या उसकी आज़ादी के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और यहीं पर आकर हम इस पूरे मामले के सबसे बड़े और अहम सवाल पर पहुंचते हैं। क्या होता है जब इंटरनेशनल रिलेशन में ताकत ही सबसे बड़ा कानून बन जाए, जब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला नियम चलने लगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।